हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट में। हाँ जी, श्रृंखला को पूरा करिए, विषम अक्षर संख्या को चुनिए, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, मतलब और भी कुछ। इस तरह के क्वेश्चन को हम जो है कितनी आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, उन सभी को हमें जो है समझना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। JKL ABC MNO DEF PQR GH। ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में और क्या हमारा आंसर है, और पता चल भी गया होगा आपको कि यहाँ पे मिसिंग टर्म्स में क्या आने वाला है। JKL, हाँ जी, ABC, हाँ जी, MNO DEF PQR GH क्या आना चाहिए, GH क्या आना चाहिए, हाँ जी, I आना चाहिए यहाँ पे। तो I हमारा जो है मिल गया है, ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट है। आपको ये नहीं देखना है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में जी मतलब रिलेट नहीं करना है इस टर्म्स को इससे, इसको इससे, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो है मिसिंग जो हमारी जो टर्म्स है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको ही वह जो है पूछ रहा है। रिलेट करती होनी चाहिए जो इनका कोडिंग है। JKL ठीक है, अगला नंबर है, ABC अगला नंबर है, MNO में भी अगला नंबर, DEF में भी, तो GHI वो भी हमारा जो है अगला नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो GHI मतलब यहाँ पे जो I है हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है YXHG WVFE UTDCSRB। तो यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या आना है, कैसे बता पाएंगे कि क्या आएगा। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्या है, YX है, ठीक है, फिर हमारे पास HG है, WV है, FE है, UT है, DC है, SR है, B मिसिंग नंबर यहाँ पे है। देखो ध्यान से अगर हम करें तो हमें पता चलना चाहिए, देखो क्या आएगा, YX दो दो के पेयर बनाओ। ठीक है, जब हम पेयर बनाएंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, XY मतलब कि हमें जो है बैकवर्ड जाना है। GH VW EF TU CD RS, हाँ जी, बैकवर्ड जाएंगे तो पहले नंबर कौन आएगा, नंबर हमारा आएगा A। तो A हमारे किस ऑप्शन में है, हाँ जी, C, ऑप्शन C हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें A आ जाना चाहिए हमारा। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। अगर एक इस तरह की कंफ्यूजिंग जो है सीरीज़ है तो आप जो है इसको पेयर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है RQOLH, हाँ जी, क्या आएगा अगला, ये हमें देखना है। तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें कोडिंग का पता चलेगा कि कोडिंग है क्या इनके बीच में। और Q के बाद हमारा R आता है, मतलब अगर हम इस तरह इस साइड जा रहे हैं तो हम जो है माइनस करेंगे, R से पहले Q आएगा, ठीक है, तो माइनस करेंगे। Q से पहले O आता है, लेकिन कितने नंबर पहले आता है वो हमें देखना है। OPQ मतलब कि दूसरे नंबर पे हमें जो है मिल जाता है, माइनस करना होगा क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, L पहले आता है, आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब माइनस करना होगा यहाँ पे भी। हाँ जी, ये हमारा होता है MNO मतलब कि दो मिसिंग करके थर्ड नंबर पे हमारा O होता है। इसी तरीके से हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा जो है ये मिल जाएगा हमें फोर्थ नंबर पे। कितने नंबर मिस करके जो है फाइंड कर लेना है, ये देखो 1 2 3 4, अगला हमें 5 नंबर माइनस करके जो अगला नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। ऐसे अगर हम 5 नंबर पीछे जाएँ तो हमें जो है C तक हम पहुँचते हैं। छठे नंबर पे हमारा जो है C होता है, तो C हमारा आपको जो है, हाँ जी, ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन A हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है AEIOU को BCJMV लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हमें देखना है। अब देखो A E किस तरह से कोडिंग करके लिखा हुआ है, B, हाँ जी, कोडिंग देखेंगे इनके बीच में है क्या। A से लेके B मतलब हम जो है +1 करेंगे, E से ले C से मतलब C हमारा जो है पहले आता है, हम C पर पहुंच रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है -2 IJ +1 O M पहले आता है, बैकवर्ड जा रहे हैं तो -2
यू के बाद वी आता है +1, तो मतलब कि +1 -2 +1 -2 +1, ये हमें फॉलो करना है अगले टर्म्स को निकालने के लिए। नेक्स्ट के बाद हमारा वाई आता है, सी से पहले जाना है, मतलब कि जब पहले करेंगे तो हमारा नंबर आता है ए -2 करने पर, के बाद आना है, ठीक है, के बाद करेंगे अगला नंबर पे एल आता है, वाई से पहले दूसरे नंबर पे हमारा जो है डब्लू आता है, 20 के बाद अगला नंबर कौन होता है, सी होता है, तो YALWC। हाँ जी, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि मदर को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है तो जेनिथ को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हाँ जी, मदर को NPUIFS लिखा जाता है, तो कोडिंग देख लेते हैं इनके बीच में है क्या। MOTHER क्या लिखा जाता है, M से N पर पहुँचते हैं +1, O से P पर +1, T से U पर +1, H से I पर हम जो है +1 HI, E से F पर, R से S पर, मतलब यहाँ पे जो है हम +1 को फॉलो करते हैं, तब हम अगले नंबर तक हम पहुँच कर ये वाला नंबर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें इसको देख लेना है, ZENITH +1 करना है, अगले नंबर पे आगे बढ़ते हुए चलना है। Z से +1 करेंगे तो A मिलता है, E से F पर, N से O पर, I से J पर, T से U पर, H से I पर हम पहुंचते हैं। तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पे जो है मिल गया है करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है इसके अनुसार। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। इस तरह के मैट्रिक्स को आप कैसे सोल्व करोगे, रो वाइज सोल्व करोगे या फिर कॉलम वाइज सोल्व करोगे। देखो दो तरीके होते हैं, रो वाइज करने के और कॉलम वाइज करने के, जिससे कि हम बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पे देखो बड़ा नंबर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी नीचे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि हमें जो है कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसको कॉलम वाइज ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो इसे, ये जो 216 है इसको हम कैसे ला सकते हैं, इस 216 को हम कैसे ला सकते हैं। ये देखो 216 आया है तो मतलब कुछ ना कुछ गुणा ज़रूर रही होगी, क्योंकि बड़ा नंबर तभी आता है जब गुणा होती है। तो 216 का मतलब हम जो है क्या करेंगे, कैसे ला सकते हैं। हमारे पास 9 है, 8 है और 3 है। क्या मैं इन तीनों की गुना करके देख लूँ, जिससे कि मेरा जो है 216 अगर मिल जाएगा, इस तरीके से रिलेट करने पर ये हो जाएगा 9 8 72 तिया, हाँ जी 216 ही होता है। बिल्कुल सही हमारा जो है यहाँ पे बैठ गया है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से हम इसे देख लेते हैं, 7 3 8 गुना करते हैं, 7 21 8 168 होता है। हाँ जी, तो मतलब ये जो है हमारा करेक्ट है, हमें सिर्फ गुना ही करनी है इस नंबर को लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो 6 है, हम मान लेते हैं हमें नहीं पता वो x है, और 5 गुना करेंगे ये हो जाएगा 900, हमें मिल जाना चाहिए। 6 5 30 होता है, मतलब 30 से अगर हम 900 को काटें तो 3 बार कटेगा। हाँ जी, 0 जो है यहाँ पे बच गई थी, तो 30 बार हमारा जो है ये कट जाएगा। तो 30 यहाँ पे जो है मिसिंग नंबर की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो ऑप्शन बी डी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कथन है हमारे पास, सभी छात्र लड़कियाँ हैं, हाँ जी कोई लड़की मंदबुद्धि नहीं है। इसका आप जो है वेन डायग्राम बना के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो सभी छात्र, यहाँ पे क्या बोला है, सभी का मतलब अगर हम सभी का मतलब सभी को ही लेंगे, ठीक है, कुछ आधा वाधा कुछ नहीं ऐसा है। सभी का मतलब हम इसको जो है अंदर रखेंगे। सभी छात्र क्या है, लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कोई लड़की, ये लड़की मंदबुद्धि नहीं है। जब नहीं होता है तो हम इसको जो है इस तरीके से शो करते हैं, अलग नहीं के लिए हम बनाते हैं मंदबुद्धि, ये हम बना दिया मंदबुद्धि के लिए। तो अब देखो क्या कह रहा है, कोई निष्कर्ष दे लेते हैं। हाँ जी, क्या है निष्कर्ष में कह सकते हैं, हाँ जी क्या कह रहा है, कक्षा में कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम नहीं बता पाएंगे निष्कर्ष में भी कि लड़का है या नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा फॉलो नहीं करता है। सेकंड देख लेते हैं, कोई छात्र मंदबुद्धि नहीं है। देखो लड़कियाँ मंदबुद्धि नहीं है, ये तो उसने बोल दिया, तो हम ये कह नहीं सकते। अगर यहाँ पे कोई की जगह कुछ होता, हाँ जी कोई की जगह अगर यहाँ पे कुछ होता, कुछ छात्र मंदबुद्धि नहीं है, तो बिल्कुल सही होता। लेकिन अगर बात करें कोई की, कोई छात्र मंदबुद्धि नहीं है, तो इस तरीके कोई से हम जो है इसका रिलेशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये भी हमारा जो है सही नहीं है, न तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही सेकंड निकलता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है, कौन सी निहित है प्रश्न आकृति में, ये वाला हिस्सा
ये हमें यहाँ पे निकल जाता है, ये वाला ऐसे निकल जाता है, तो ऑप्शन ए हमें यहाँ पे जो है मिल गया है। अगर आप इससे चेक करोगे तो आपको ये वाली लाइन नहीं दिखाएगी। इससे अगर आप ऐसा बनाने देख रहे हो तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट नहीं है, और यहाँ पे भी देखो ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है। तो ऑप्शन ए से हम जो है निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि प्रश्न आकृति को निहित करता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। 8, 9 और 56 बताना है यहाँ पे कि क्या आएगा। हाँ जी, 8, 9 देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको इससे रिलेट करिए या फिर इसको इससे रिलेट करिए। अगर आप इसको इससे कर रहे हैं तो आपको इससे करना होगा। अगर आप इसको 56 से कर रहे हैं तो हाँ 9 को हमें जो है मिसिंग टर्म से करना होगा। समझ गए। अब देखो 8 का आप 9 से अगर आप कर रहे हो तो आप जो है पता चल रहा होगा, मतलब कि अगला नंबर हम यहाँ पे जो है 8 में 1 करके लेके आ जाते हैं। क्या 56 में अगला नंबर हम +1 करके सब 57 हमारा आंसर मिल गया है? नहीं है ना। तो ये सब हम नहीं करेंगे। 8 से हम 56 को रिलेट करेंगे। हम जानते हैं 8 × 7 = 56 होता है। 7 कैसे आया होगा? 8 - 1 करने से आया होगा। इसी तरीके से हम जो है 9 से करेंगे। 9 से हम जो है एक नंबर कम करना है, 8 करना है, तो यहाँ पे हमें जो है 72 मिल जाना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन बी में हमें 72 मिल गया है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विषम अक्षर संख्या को चुनिए। सिम है, USB है, मॉडेम है और डिस्क है। कौन सा भिन्न है ये हमें देखना है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर यहाँ पे जो है भिन्न है। हाँ जी, USB, डिस्क और मॉडेम, ये तीनों आपको देखने से पता चल जाता है कि कंप्यूटर से संबंधित है। कि यहाँ पे जो सिम है ये हमारा जो है कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता है, अलग है, ये हमारा जो है विषम होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रख दिया जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। हाँ जी, प्रश्न आकृति दी हुई है, दर्पण यहाँ पे रख दिया है, कौन सी आकृति बनेगी। देखो दर्पण से संबंधित मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि जब हम दर्पण रखते हैं तो जो हमारी इमेज होती है वो क्या होती है, परितः घूम जाती है। मतलब कि आपको ऐसा करना है कि जब कोई चीज़ हम घुमा दें तो ऐसी हमारी इमेज जो है यहाँ पे बनती है। हाँ जी, प्रश्न आकृति को ध्यान से देखेंगे तो इसके परितः जब हम इसको घुमाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, वही हमारा जो है दर्पण के प्रति हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा कुछ जब हम घुमा डालेंगे इसको तो ऐसा कुछ हमें जो है बनेगा। तो ऐसा कुछ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँ यहाँ पे जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी हुई है, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। 0, 6, 24, 60, 120 और 210 ये हमें दिया हुआ है। देखो संख्याएं जो है काफ़ी दूर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, गुणा तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें प्लस करके भी देखें तो भी हमारा जो है यहाँ पे ये सही तरीके से चलेगा, पैटर्न हमें नहीं पता चलेगा। 6 क्या है, 6 और 24, 6 चौक 24 होता है, ये हमें पता है। फिर 24 से जो है 60 पे आ जाते हैं। क्या 24 से हम 60 मैं कैसे ला सकती हूँ? 24 दूनी 48 होता है, 24 से 72 होता है, जो कि 60 नहीं है, तो गुणा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम देखें 24 और 60 के बीच में यहाँ पे जो है डिफरेंस है हमारे पास 60 का। 60 और 24 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 36 का डिफरेंस है। यहाँ पे 60 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर हम देखें 120 और 210 के बीच में 90 का डिफरेंस है। तो मतलब कि हम जो है क्लियर बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो उसको देखो दूसरा तरीका फिर यही होता है हमारे पास कि हमें जो है नंबर को देखना है ध्यान से, ठीक है। नंबर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। 0 से अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 0 को अभी रहने देते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ जी, 6 को हम जानते हैं, देखो 8 को हम सभी जानते हैं। 8 क्या होता है? 2 की क्यूब होता है। अब 8 से 6 लाना है तो क्या कर सकते हैं? 2 की क्यूब -2 कर सकते हैं 6 को लिखने के लिए। 27 हम सभी जानते हैं, 24 और 27 पास है। 27 हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की क्यूब लिख सकते हैं। अब 24 लाना है तो 3 माइनस करना होगा। इसी तरीके से 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 हमारा जो है 64 के पास है, मतलब कि 4 की क्यूब के पास है, माइनस करना है 4। इसी तरीके से अगर हम 0 को लिखना है तो करना क्या होगा? पता चल गया होगा, 1 की क्यूब -1 करना होगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, सेम चल रहा है, पैटर्न है। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की क्यूब -5 लिख सकते हैं। 210 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की क्यूब। जो मिसिंग टर्म्स होगी हमारी उसे क्या लिखेंगे? हाँ जी, उसे हम लिखेंगे 7 की क्यूब। -7 करने से हमें जो है मिसिंग टर्म्स का पता चल जाएगा। अब 7 क्या होता है? 7 की क्यूब हमारे पास होती है 343। अब 343 से हम जब 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 336। हाँ जी, 336 हमारा जो है निकल जाता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कूट भाषा में डेमोक्रेसी को ये लिखा जाता है।
प्रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा, तो वही ये कोडिंग करनी है। लेकिन कोडिंग भी क्यों, आप खुद भी देख सकते हो। देखो नगर वही अल्फ़ाबेट यहाँ पे उठा के आगे पीछे क्रम को करके लिखा हुआ है, तो वही हमें जो है उसके क्रम को फाइंड करना है इसको बताने के लिए। तो क्रम देख लेते हैं क्या है, कैसे लिखा है। DEMOCRACY YC लिखा है, और वही हमें जो है लिखना है, मतलब कि रिवर्स करके जो है नंबर को लिख दिया है। तो प्रेसिडेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, T लिखना है, N लिखना है, E लिखना है, D लिखना है, ISER और P, मतलब रिवर्स करके लिखना है। तो पता चल गया होगा, हाँ जी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।